प्रिय बच्चों, जैसा कि पिछले टर्म में आपको विज्ञान में, साइंस में गोली दर्पण और उस गोली दर्पण से संबंधित सभी स्थितियों का अध्ययन कराया गया। उन स्थितियों में सामान्य सी बात यह है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में अलग अलग स्थितियों के आधार पर किरण आरेख की रचना की गई, जिसमें अवतल दर्पण की 6 कंडीशन, 6 स्थितियों के बारे में बताया गया, जिसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जो 5 स्थितियां हैं, उन 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब की चर्चा की गई। लेकिन जो 6वीं स्थिति थी, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आभासी प्रतिबिंब, जैसा कि प्रतिबिंब के बारे में बताया था, ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब की खाली फोटो ही प्राप्त करते हैं। और उसी क्रम में रेखीय आवर्धन की चर्चा की गई। रेखीय आवर्धन जो m बराबर I/O, यानी कि I प्रतिबिंब की लंबाई बटे O वस्तु की लंबाई, इन सभी के बारे में चर्चा की गई। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें आज कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करनी है। न्यूमेरिकल जो सवाल हैं दर्पण के, उस दर्पण में जैसा कि सवालों में चर्चा आती है कि जब कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी होती है और उसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि हम ऐसी स्थिति में, जो मैंने बताया था कि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं, और इन दूरियों के आधार पर हम सिर्फ एक बात का ध्यान देते हैं कि जो चिन्ह परिपाटी है, इस परिपाटी को ध्यान में रखना है, और जो चाहे वो अवतल दर्पण के लिए हो, चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो, यदि चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम उसका सही मूल्यांकन कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इसका दर्पण का सूत्र था, फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला दर्पण के लिए 1/A बराबर 1/B प्लस 1/U, ये फॉर्मूला बताया गया था। इस फॉर्मूला के आधार पर आपको सारे सवाल हल करने हैं, जिसमें U दर्पण से वस्तु तक की दूरी है, दर्पण से
वस्तु तक की दूरी और v दर्पण से उस वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाती है। और f जो है वो दर्पण से फोकस तक की दूरी, फोकस तक की ये दूरी फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले अवगत करा चुका हूं कि सारी दूरियां हम दर्पण के थ्रू से ही लेते हैं और ये सभी दूरियां मुख्य अक्ष पर स्थापित होती हैं जो दर्पण से सीधी सरल रेखा के रूप में स्पष्ट होती हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लेंस के बारे में, जो लेंस की चर्चा करनी है, उस लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये लेंस की संरचना सामान्यतः आपको पिछले चरण में नहीं बताया गया था। दर्पण की स्थितियों के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन जब हम लेंसों की चर्चा करते हैं तो लेंसों में जो सामान्य सी बात स्पष्ट देखने को मिलती है वो ये है कि लेंस, जो गोली लेंस की बात करें तो लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस संरचना के आधार में या स्पर्श करने के आधार में इनकी संरचना स्पष्ट रूप से देखने को आपको मिलती है। ये संरचना सामान्यतः दी आती है, जैसा कि यहाँ पर प्रकाशित केंद्र को हम मान लेते हैं। यहाँ पर सभी प्रकाश की किरणें इसी प्रकाशित केंद्र से होकर के जाती हैं। और उत्तल दर्पण में जब हम देखते हैं तो ये स्थिति आती है जो किनारे पर सकरा यानी कि कम पतला और बीच में अधिक मोटा होने के कारण इसकी हम पहचान उत्तल लेंस के रूप में करते हैं। और अवतल लेंस के रूप में कि किनारों पर मोटा और बीच में सकरा होने के कारण हम इसकी पहचान अवतल लेंस के रूप में करते हैं। तो ये सारी स्थितियां उसी तरह दर्पण की तरह लेंसों में भी हैं, जिसके आधार पर हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और ये सारे लेंस, जैसा कि चिकित्सा पद्धति में ही कई चीज़ों में नाक कान गले के परीक्षण के रूप में हम करते हैं, लेंसों का प्रयोग चश्मों के रूप में भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो दोष हैं, इस दोष को निवारण करने के लिए जो वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के दोष बताए थे। ये 3 प्रकार के दोष में पहला दोष आता है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरादर्शिता। इन सभी के आधार पर तीनों दोषों का आप निराकरण कर लेते हैं। पहली जब बात करते हैं, जिस निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, चिकित्सा पद्धति में इसको मायोपिया कहते हैं। और हम दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया। इसके आधार पर, जैसा कि इस दोष को निवारण करने के लिए हम
अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरदर्शी दोष निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दूरदर्शिता के लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, बाइफोकल द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इन दोषों को प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सा पद्धति में पद्धतियां हैं, जिसके आधार पर हम इन दोषों को निवारण कर लेते हैं, जैसे कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ना, वक्र त्रिज्या का बढ़ना। ये सारी स्थितियां दोषों के निवारण के लिए हैं, जो सामान्यतः परीक्षा में किरण आरेख बनाने के लिए आता है, और किरण आरेख बना करके इन दोषों के कारण और निवारण दोनों की हम पुष्टि कर सकते हैं। कारण आखिर किस कारण ये दोष उत्पन्न होता है, जिसमें रेटिना के पहले वस्तु का प्रतिबिंब बन जाना। जब रेटिना के पहले वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न आ जाते हैं, और उस दोष को निवारण करने के लिए यदि हम उस रेटिना जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के पास उचित पैमाने का लेंस लगा देते हैं, जिससे ये दोष और इन दोषों का जो निवारण है वो स्पष्ट हो जाता है। सामान्यतः ये सारी बातें लेंस के कारण और निवारण, जो नेत्र गोलक की स्थिति है उसको स्पष्ट कर देने से, ये लेंस लगा देने से इन दोषों का निवारण हो जाता है, और हम उस दोष से निजात प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि सामान्यतः ये जो दोष हैं ये परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, और इनको कारण का किरण आरेख और निवारण का किरण आरेख दोनों आरेखों को बनाते हुए नेत्र गोलक बनाना है। इसके बीच में लेंस से आती हुई आपतित किरणें, प्रकाश की किरणें यदि रेटिना के पहले मिल जाती हैं तो ये हम मान लेते हैं कि इसमें कोई न कोई दोष है, और जब रेटिना पर उस दोष को निवारण के लिए हम कोई लेंस लगाते हैं, उचित लेंस रख देते हैं नेत्र गोलक के पास, तो ऐसी स्थिति में उस दोष का निवारण हो जाता है। थैंक यू।